अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। टेस्ट नंबर 3 ये डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। टेस्ट नंबर 3 था एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी कि इस टेस्ट में आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टेस्ट के अंदर मौजूद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया एंड आप लोगों के स्कोर बड़े अच्छे हैं। फैज़ान मुझे कंटिन्यूसली अपना स्कोर भेजता है एंड आई रियली फील्स ग्लैड कि यार बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह वही बच्चे जो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के ही एडमिशन्स होने, तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो, बूस्ट अप करो ताकि आप लोगों के रिजल्ट्स जो है वो मैक्सिमम एवेल्यूएशन की तरफ जाएं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। व्हाट इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई ओवर एम वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। यार जब ई ओवर एम वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो तो आपने एक पॉइंट याद रख लेना है कि ई ओवर एम वैल्यू अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको मास को मिनिमम करना पड़ेगा और चार्ज को मैक्सिमम करना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोगों को ई ओवर एम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम दिख रही होगी। अब आप लोगों के पास स्पीशीज़ के अंदर अगर आप देखें तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पॉजिट्रॉन मौजूद है, प्रोटियम मौजूद है, ड्यूट्रियम मौजूद है, ट्रिटियम मौजूद है और अल्फा पार्टिकल मौजूद है। चार्ज का मतलब हम लोग यही लेंगे कि उसके न्यूक्लियस पर मौजूद जो उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स वगैरह मौजूद है, ठीक है, या अपेरेंट चार्ज के हवाले से जो है वो बात की जा सकती है। अब डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीलियम का ये जो न्यूक्लियस है इसको अल्फा पार्टिकल के साथ भी रिलेट किया जाता है। अब देखें कि आप लोगों के पास जो यहाँ पे सिनेरियो डेवलप होने लगा वो क्या होने लगा है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है और साथ ही में जो है वो पॉजिट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इस तरह आप लोगों के पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और साथ में अल्फा पार्टिकल मौजूद है। आप कहेंगे सर पता है क्या बात है कि एक बात तो तय कर लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की मास अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों की जो ई ओवर एम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये देखें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इनका चार्ज भी सेम है और इनका मास भी क्या है, सेम। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस है तो निगलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप लोग देखें आप लोगों के पास मौजूद है यहाँ पे प्रोटियम और ये पड़ा हुआ ड्यूट्रियम। जैसे आप लोग ड्यूट्रियम की बात करते हैं उसने ड्यूट्रियम को इक्वल कर दिया है हीलियम के बराबर। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि यार व्हाट अबाउट ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम के अंदर अगर आप चार्ज देखते हो +1 और इसका मास देखते हो तो 2 बनता है। इसी तरह अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की बात करता हूं तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज +2 है और इसका मास जो है वो 4 है। जैसे कि आपको पता है ये अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस पे चार्ज +2 मौजूद है और इसका मास कितना होता है, 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये 1 और ये 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूट्रियम और अल्फ़ा पार्टिकल के भी चार्ज और मास को अगर हम लोग देखते हैं, आप कहेंगे सर ये ड्यूट्रियम का चार्ज कैसे पता चला। बेटा देखें ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद है और इसका मास कितना है, 2, विच इज़ इक्वल टू +2/4 जो कि 1/2 बनता है। तो इसका मतलब है ड्यूट्रियम का और अल्फ़ा पार्टिकल इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद मिनिमम में देखें तो हम लोग किसको लेके जा रहे हैं, प्रोटियम को। क्या मतलब, चार्ज तो +1 है लेकिन इसका मास कितना है, 3, तो ये 1/3 जो है 1/3 बन जाएगा, ये 1/2 है। और इसी तरह ये हमारे पास +1/1 बनेगा। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिट्रॉन का मास जो है वो मिनिमम होता है लेकिन आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। तो मिनिमम मास के साथ और चार्ज यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव के साथ ये सारे फहरिस्त होंगे। इसके बाद आप लोगों को प्रोटियम मिलेगा। ड्यूट्रियम और अल्फ़ा पार्टिकल इसलिए इक्वल आएंगे कि +1/2 उनके मास और चार्ज की रेशो बनती है, चार्ज टू मास की रेशो बनती है। और सबसे एंड पे आप लोगों को ट्रिटियम मिलेगा जिसका चार्ज +1 है लेकिन इसका मास 3 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या बनता है आप लोगों के पास, बीटा। तो 2 बातें आप लोगों ने देखी, मिनिमम मास देखी और उसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि न्यूक्लियस में पड़े हुए जो चार्जेस हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से जो है वो चेकआउट करते हैं, ये आप लोगों ने चीज़ क्लियर कर ली। यहाँ पे बच्चों ने एक बात अक्सर जहन में रखनी है कि सर यहाँ पे अपेरेंट तो हमें कोई चार्ज ही नज़र आ रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कैसे कह सकते हैं चार्ज। याद रख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस में देखें, मास किसी भी स्पीशी की कैसे चेक की जाती है, न्यूक्लियस में पड़े हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब हमारा फोकस ही न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में पड़े हुए प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस, यहाँ पे तो आप लोगों को चार्ज नज़र आ रहा होगा -1 +1, आप कहेंगे सर ओके, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब है
कि यहाँ पे जब हमने मास देखना है तो हमें न्यूक्लियस में जंप करना पड़ेगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की बेस पर होता है, और वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज कंसिडर किया जाएगा। पल्ले पड़ गई ये बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीन था। जिस तरह मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो चार्ज +2 बनता है और मास 4 बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फ़ा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट अबाउट अटोमिक पार्टिकल्स इज इनकरेक्ट। अटोमिक पार्टिकल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, गलत है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, ये आंसर गलत हो गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम दैट ऑफ प्रोटॉन, नो डाउट अबाउट इट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट एंड दैट ऑफ प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उनका मास डिफरेंट है। तो इसका मतलब हुआ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिख रही है, और वो अल्फ़ा है, जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स को भी प्लस करेंगे तो फिर जाके ये स्टेटमेंट करेक्ट कंसिडर होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अल्फा रेज स्ट्राइक अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, व्हाट इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बैक, ऑल द अल्फा रेज पास थ्रू द फॉइल। वो रदरफोर्ड का मॉडल, ये पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशंस की बेस पर क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। याद करें, एक एटम का मोस्टली जो पोर्शन है वो एम्प्टी होता है। तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो गो थ्रू कर जाते हैं, फ्यू बाउंस बैक करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आ जाएगी, जबकि डिफ्लेक्ट बैक होने वाली फ्यू होंगी, न्यूक्लियस की वजह से रिफ्लेक्शन होती है। रदरफोर्ड के मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन, आप कहेंगे सर रदरफोर्ड का मॉडल तो सिलेबस में नहीं है। नहीं, जो रेडिएशंस की डिफ्लेक्शन है ना वो आपके सिलेबस में मौजूद है, उसकी बेस पर बेटा ये क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नंबर 4, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यूट्रॉन into nuclear composition of an atom would lead to the change in, यानी कि हम लोग वो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कवरीज पढ़ी थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस में जाकर डिफरेंट किस्म के पार्टिकल जब हिट करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर कोई चेंज आएगा, या केमिकल नेचर ऑफ द एटम चेंज हो जाएगी, इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, या इसका मास नंबर चेंज हो जाएगा। अब देखें, आपने एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में जब एंटर करवाया तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यूट्रॉन न्यूक्लियर कंपोजिशन के अंदर क्या चेंज लाएगी, आपको पता है ना। न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और साथ में एक जो है वो हम लोग प्रोटॉन जो है वो लिखते हैं, और साथ में एक हम न्यूट्रिनो लिखते हैं। कोई नई बात नहीं है। अब उसका सवाल है न्यूक्लियर कंपोजिशन में क्या चेंज आएगा। आप देखें, न्यूट्रॉन जब इंट्रोड्यूस होगा तो अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाए तो एक प्रोटॉन जनरेट करेगा। अब देखें, बच्चे के पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कन्फ्यूजन आ सकती थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें क्योंकि न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात हो रही है। केमिकल नेचर ऑफ द एटम निकाल दें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर केमिकल नेचर डिपेंड करती है। इसका मतलब उन्हें फिजिकल नेचर के ऊपर फोकस करना है। अब टाइप पड़ेगा एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में। अब यहाँ पे अक्लमंद लोग ही क्लिक करेंगे, न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है एंड देन डिसइंटीग्रेट। एंड देन डिसइंटीग्रेट की अगर बात करता ना तो फिर हम लोग कहते कि हमारे पास प्रोटॉन नंबर भी चेंज हुआ। अब भी सीधी सीधी सी बात है, जैसे ही वो न्यूक्लियस में जाएगा जो पड़े हुए प्रोटॉन्स होंगे उसमें जाके न्यूट्रॉन ने ऐड हो जाना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ऐड होते हैं तो वो हमारे पास मास नंबर कहलाता है या न्यूक्लियन नंबर कहलाता है। तो ये जो ए है ये चेंज होगा क्योंकि वो न्यूट्रॉन जस्ट न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ेदार था ना। तो इसकी बेस पर बेटा एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि आप लोगों का आंसर जो है वो मास नंबर होगा। मास नंबर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर होता है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्फा पार्टिकल। दे कैरी +2 चार्ज, ये ठीक है। दे आर मोर पेनिट्रेटिंग दैन गैमा रेज, गैमा रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, ये बात मुझे गलत लग रही है। मास 4 AMU है और हीलियम आयन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेटली
बीटा ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रही है बेटा। पेनिट्रेशन पावर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। गैमा रेज शॉर्ट वेवलेंथ की होती है जिसकी वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वेवलेंथ की बेस पर बात की जानी थी। नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन द टू ऑर्बिटल दिस टर्म्स एज, मैंने अपने लेक्चर में ये बात बताई है कि अगर ये रहा न्यूक्लियस, ये एक एस, ये दूसरा एस, ये तीसरा एस, तो 1s 2s और 3s के दरमियान ये जो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इसको नोड कहते हैं या नोडल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा देखिएगा, सब शेल प्लेन, एंटी नोडल प्लेन, शेल कोर या नोडल प्लेन, तो आप कहेंगे सर 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 इसको नोडल प्लेन कह दें या नोडल प्लेन कह दो। या नोड दो तरह के थे, एक नोडल प्लेन होता है और एक हमारे पास जो है वो प्लेन ऑफ नोड्स के हवाले से आप लोगों को याद होगा मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये बात क्लियर बताई थी, बच्चों ने बल्कि काफ़ी ज़्यादा रोला बिठाया था। मेरा लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को इस बात की समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने नोड और ऑर्बिटल के अंदर मैंने एक डिफरेंस बताया हुआ, वो जेन में रख लेना है। एक हमारे पास नोडल प्लेन होता है और एक हमारे पास जो है वो सिमेट्री ऑफ जो है वो नोड होती है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के इवन दो मैंने फॉर्मूले भी बताए हुए हैं, वो भी आप लोग जो है वो मेरा वीडियो लेक्चर में देख सकते हो। तो अभी मैंने बता दिया कि ऑर्बिटल होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, और दो ऑर्बिटल के दरमियान जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है उसको नोड के नाम से जानते हैं। तो एक होता है हमारे पास रेडियल नोड और एक होता है हमारे पास जो है वो नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन फाइंड आउट करने का भी फार्मूला बताया हुआ है, रेडियल नोड फाइंड आउट करने का भी फार्मूला बताया हुआ है। ये दोनों मैंने बताए हुए हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मेरे वीडियो लेक्चर के अंदर मौजूद है। इन विच स्पीशीज़ आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आसान सा तरीका ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन बराबर करें। इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे एटॉमिक नंबर से देख कर पता चल जाएगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चेक करें। आप लोग फट से कहेंगे सर देखिए मैंने 4 लिख दिया और इधर मैंने 5 लिख दिया, 9 में से 4 डिडक्ट करके। सर यहाँ पे मैंने देखा कि 9 और 1 जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, और जब मैं 19 में से 9 मैंने डिडक्ट किया तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी 10 है। तो मेरा दिल किया सर मैं फ्लोराइड को सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन बाकी भी देख लें। ये देखिए 11 में से 1 डिडक्ट कर दे तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 23 में से 11 डिडक्ट करें तो 12 न्यूट्रॉन। हाँ आप लगता मुझे बड़ी शिद्दत से याद कर रहे थे तो इसलिए मुझे ये स्नीजिंग हो रही है। एनीहाउ, तो यहाँ पे भी इसी तरह देखें 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 में से 8 डिडक्ट करें तो 10 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक हो सकती हैं। क्या मतलब, 19 में से 9 डिडक्ट करके भी 10 आ रहे हैं, 9 और 1 के साथ 10 मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बीटा ऑप्शन भी ठीक हो सकती है और डेल्टा ऑप्शन भी ठीक हो सकती है। कैसे, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 18 में से 8 के 10 न्यूट्रॉन। तो बेटे जिन्होंने बीटा लगाया वो भी ठीक है, जिन्होंने डेल्टा लगाया वो भी ठीक है, तो आंसर दोनों ही ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्टिकल फ्रॉम द बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशन। आ गया वो सवाल जिसका था इंतज़ार, जो मैंने अपने लेक्चर में बताया था। ये रहा अल्फा पार्टिकल, ये रहा ब्रोमीन 35 और 80 वाला। इस पे अल्फा पार्टिकल जब अटैक करेगा तो यार डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसी स्पीशीज होंगे, देखिएगा यहाँ पे 3 अदद प्रोटियम जा रहे हैं। इसका मतलब है 3 एटॉमिक नंबर और 3 ही मास नंबर कम करके यहाँ पे स्पीशी बनानी है। 35 and 2 37 में से अगर मैं 3 डिडक्ट कर दूँ, निकाल दूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकल रहा है, तो 37 में 3 गए, बाकी 34 बचता है। और मास नंबर का देखिए 80 और 4 84 बनता है, और 3 अगर मैं डिडक्ट कर देता हूँ तो 81 बनता है। तो 34 और 81 वाली अगर कहीं पे ऑप्शन है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वो पड़ी हुई है बीटा ऑप्शन सेलेनियम। समझ आई बच्चा पार्टी? आइए नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिट्स। शेल मैक्सिमम फिल होने चाहिए। हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन एंड हीलियम। अब आप देखें, आप लोगों ने देखना है कि मैक्सिमम नंबर पूछी गई है। हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक शेल है और वो भी इनकम्प्लीट है। हीलियम का 1 शेल है और वो कंप्लीट है। सोडियम की तरफ आ जाए, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, 4 5 6 7 और ये तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं,
1 2 3, पहले शेल में 2, दूसरे में 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जनाब हमारे पास हो गए इस वक्त 10, और 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया क्लोरीन। अगर आप लोग गौर करें, सोडियम का के शेल भी फिल्ड है, एल शेल भी फिल्ड है, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं क्लोरीन से पूछता हूँ तो उसके के में भी फिलिंग मौजूद है, एल में भी फिलिंग मौजूद है, और एम भी ऑलमोस्ट फिल्ड है कि उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिट्स। अगर ऑर्बिटल होता तो आंसर डेफिनेटली क्लोरीन होता। और आप लोगों को पता है फेवर हम लोग क्लोरीन को देंगे, क्यों? क्योंकि क्लोरीन को देंगे क्योंकि क्लोरीन के 2 तो फिल्ड है, लेकिन तीसरा भी ऑलमोस्ट फिल्ड होने ही वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन का इंतजार है, जबकि सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो दैट्स वाई मुझे कह देना चाहिए कि क्लोरीन आंसर होगा। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम तो लूज़ करेगी, बाकी पीछे 2 कंप्लीट शेल रह जाएंगे। क्लोरीन 1 गेन कर ले तो उसके जो है वो 3 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रेफरेंस क्लोरीन को मिलनी चाहिए, हर सूरत में क्लोरीन ही आंसर बनेगा। विच इज़ करेक्ट फॉर ड्यूट्रियम एटम। 2 इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, गलत बेटा। प्रोटॉन नंबर 1 ही होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ही होता है, प्रोटॉन नंबर भी 1 होता है। न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है आइसोटॉप्स में। 2 प्रोटॉन भी गलत है, 2 न्यूट्रॉन भी गलत है। क्यों? इसके अंदर आप लोगों को पता है 2-1 करो तो 1 न्यूट्रॉन बचता है, 7 ऑर्बिट्स। वो याद करें हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का जब डी एक्साइट करता है तो हमें बताता है कि एनर्जी लेवल 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, और इन्फिनिटी भी मौजूद है। याद आ गया हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। तो याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन जो रिजाइड कर रहा होता है वो सबसे लो एनर्जी लेवल यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिजाइड कर रहा होता है। तो डेल्टा ऑप्शन ही एक करेक्ट बन रही है, बाकी सारी ऑप्शन इसके लिए क्या मौजूद थी? इनकरेक्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय लास्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम? लास्ट शेल कौन सा हो सकता है हमारे पास? 7th। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर इधर ऑप्शंस कुछ हमारी समझ से बाहर थी, ठीक है। आप लोगों ने बस इतनी सी बात का जवाब देना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है n² जो कि ऑर्बिटल बताता है, और एक फॉर्मूला हमारे पास 2n² जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। अगर आप कहते हैं सर मेरे पास हाइड्रोजन एटम का लास्ट शेल बन रहा है ना 7, तो मैं उसके फॉर्मूले के मुताबिक देखूँ तो बेटा यहाँ पे तो माशाल्लाह से ढेर लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। 7 2s आर, आप लोग अगर 7 का स्क्वायर लेते हो, 7 का स्क्वायर लेते हो, पहले 7 का स्क्वायर लेते हो, ये बनता है 49। 49 इंटू 2 कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 98। कितना बन रहा है? 98। इज इट सो? बिल्कुल ठीक है, 98। अब आखिरी शेल 7वां जो है उसमें 98 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई ऑप्शन 98 की नहीं है। आप कहेंगे सर व्हाई यू आर नॉट सिलेक्टिंग ऑप्शन 2? अब देखिए अगर तो क्वेश्चन में डेल्टा ऑप्शन में होता 98, ये 18 की बजाय क्या होता 98, तो बेटे आपका आंसर क्या होना था? आप कहते सर हमारा आंसर फॉर्मूले के मुताबिक कितना होना था? 98, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर अब सवाल में कहीं पे 98 है नहीं। 98 होता तो 98 सेलेक्ट करते हैं, सवाल में 98 नहीं है। इसका मतलब है इसका पहले शेल को ही आप लास्ट शेल कंसिडर कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब n की वैल्यू 1 हो तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा? 2। अगर ऑप्शन में 2 पड़ा हुआ है तो आप खामोशी से ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लें। अगर 98 होता तो फिर आप वो कॉन्सेप्ट लेकर आते कि उसका 7वां शेल आखिरी शेल कंसिडर किया जाए, तो 98 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इसका पहला ही शेल आखिरी शेल कंसिडर किया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, तो बाकी तो एक्साइटेड स्टेट में। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर कंसिडर करें तो वो पहले शेल के ही आखिरी शेल के कंसिडरेशन को इंडिकेट कर रहा होगा, और उस इंडिकेशन से हम पता चलाएंगे पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो दैट्स वाई आंसर 4 बनेगा। थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये ट्विस्टी क्वेश्चंस आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज जस्टिफाइड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और ये ऑफबॉ प्रिंसिपल की बेस पर है, हुंड्स की बेस पर है, पॉलिस की बेस पर है, ऑल ऑफ दीज। अब आप देखें कि कॉन्फिगरेशन इसकी थी क्या? 1s2, 2s2,
2px2 2py1 2pz1, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बना दी? कार्बन की? ये नहीं, हरगिज़ नहीं बेटे। आप लोगों के सामने इस वक्त ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 6 के रखूँ तो एक 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0, ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम हुंस रूल देखें तो यहाँ पे आप लोगों को वैलेंसी के साथ डील कौन सा रूल करता है? मैंने लेक्चर में बताया था कि जब भी आप लोग वैलेंसी के साथ देखते हैं रूल जो डील कर रहा होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर बात हो रहा होता है और वो ऑफ कोर्स हुंस रूल होता है। तो एक बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि हुंस रूल ही वैलेंसी बताने वाला रूल है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 2s का इलेक्ट्रॉन आप एक्साइड करवा के 2pz में भेजते हैं, जिसके बाद 2px में भी एक, 2py में भी एक, 2pz में भी एक और 2s1 में भी एक, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके? मरहूने मिन्नत है, हुंस के। क्योंकि वैलेंसी के साथ डील करने वाला रूल कौन है? हुंस रूल, जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही वैलेंसी कहलाती है। तो ये वैलेंसी के साथ डील किया जाने वाला एक हुंस रूल का क्वेश्चन था, जी मैंने आपको बता दिया। आप कहेंगे सर वाई नॉट ऑफ बैंड पॉली? ऑफ बैंड तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में एनर्जी की फिलिंग को बताता है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को एक्सप्लेन कर रहा था। दैट्स वाई मैं हुंस रूल को प्रेफर करूंगा। सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम n+l वैल्यू, 4s3p 4+0 3+1 2+2, और आपको पता है ये 2d पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए इसको तो निकाल दें, ठीक है। बच्चे समझते हैं कि शायद 2d लिखने तो भी काम चल जाएगा, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4p 4+1 5 4+0, यहीं पे इसको छोड़ देंगे आप। 5p 5+1 6 4+2 6 6+0 6, डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा? 4। बच्चे जल्दबाजी में एल फॉर्म से सेलेक्ट कर लेते, कहते सर जी देखिए 2 लिखा हुआ था और डी के लिए एल वैल्यू 2 होती तो मैंने 2+2 कर दिया। बेटा 2d एग्जिस्ट नहीं करता, काम स्टार्ट ही कहाँ से होता है? 3d से स्टार्ट होता है। विच रूल हेल्प्स अस टू डिटरमिन दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये मोजले का लॉ है, ये ऑफ-बॉब प्रिंसिपल है, ये हुंस लॉ है, या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होती है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर्स के सेट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, which of the following formula is used to determine number of subshells in a shell? नंबर ऑफ सबशेल्स, अगर आपको याद हो एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने का फॉर्मूला था 2 × 2l+1। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, ठीक होगा बता दिए। और अब मैं अगर 2l+1 लिख देता हूं तो व्हाट इज दिस यार? ये आपको बताएगा नंबर ऑफ सबशेल्स। क्या मतलब नंबर ऑफ सबशेल्स? यानी कि एक हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल फाइंड आउट करने का कि यहाँ पे सबशेल की वैल्यू पुट करो तो आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। आप देखो 2n² फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। अब यहां पे देखें L = 2 - 1, M = 2l+1। बच्चे ये देखिएगा 2l+1 फार्मूला बच्चे समझ लेते हैं कि शायद ये नंबर ऑफ सबशेल्स का फार्मूला है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं 2l+1 हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इन ए सबशेल। एक सबशेल में ऑर्बिटल्स की तादाद पता चलती है इस फार्मूले से। व्हाट अबाउट दिस फार्मूला? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। आप कहेंगे तो सर फिर आंसर क्यों है? आप मुझे एक बात का जवाब दें, सबशेल्स कौन से क्वांटम नंबर से पता चलते हैं? अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़े आप कहेंगे सर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। तो पुत्र इत्थे ही गल मुक गई है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ सबशेल ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੇ
तो आप मुझे बताओ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने? एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है और n-1। फॉर एग्जांपल चौथा शेल है, n इज इक्वल टू 4, तो उसमें टोटल सब शेल कितने होंगे? आप कहेंगे सर l इज इक्वल टू, फाइंड आउट करेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि उसमें 0 वैल्यू भी होगी, उसमें 1 भी होगी, उसमें 2 भी होगी और उसके बाद उसमें 3 वैल्यू भी आ जाएगी। ये टोटल सर 4 सब शेल इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 3। तो अब आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल या m की वैल्यूज़, ये था इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल। इलेक्ट्रॉन इन ए शेल का फॉर्मूला क्या बताया वो आपको? n²। और ये है n-1 नंबर ऑफ सब शेल्स ऑफ ए शेल। तो आपको एक नई बात पता चली कि एक सब शेल के एक शेल के अंदर सब शेल्स की इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल की तादाद पता चलानी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, l इज इक्वल टू n-1। n plus l values of 4f, 5d, 6p and 7s is 7. What is correct order of the probability of finding electron? अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब n plus l वैल्यूज सेम हो तो फिर n वैल्यूज़ की बेस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका मतलब है जिसकी n वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सबसे पहले फिल्ड किए जाएंगे। तो इसका मतलब है हम लोग सबसे पहले 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इससे ज़्यादा एनर्जी का कौन बनेगा? 5d। उससे ज़्यादा एनर्जी का कौन बनेगा? 6p। और सबसे ज़्यादा एनर्जी का कौन बनेगा? 7s। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले लो एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर होती है, उसके बाद फिर हाई एनर्जी का ऑर्बिटल की होती है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख लो, आप लोगों के पास कौन सी ऑप्शन बन रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज। तो अब आपने करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी नहीं पूछा उसने अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछता तो फिर हम लोग ये बीटा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। उसने पूछा है व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू द ऑर्बिटल होता है, आपको शायद थोड़ा सा आवाज़ के अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हो रही हो, ये वो थोड़ा सा काम हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ उस आवाज़ के निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को सुनाई दे। मैं यही पे बल्कि कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को एंड अप कर दूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो होगी वो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होगी। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से हाईएस्ट एनर्जी पे नज़र आ रहा है, ये लोएस्ट एनर्जी पे नज़र आ रहा है। तो 4f नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होने की वजह से इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम बनेगी। तो बेटे आंसर बनेगा अल्फा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑर्डर, ये है प्रोबेबिलिटी ऑर्डर और ये है एनर्जी ऑर्डर। इसका मतलब आपको आज एक और बात पता चल रही है कि अगर आप ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सबसे ऊपर पड़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, जो ऑर्बिटल लो एनर्जी का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। थैंक गॉड थोड़ा सा थम गया ये। तो एनी हाउ यहाँ पे आंसर क्या बना? अल्फा बना। हाउ मैनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड शेल? फॉर्मूला देखो n इज इक्वल टू 2, अभी डिस्कस किया है। तो फॉर्मूला होगा n-1। तो बेटा आप लोगों के पास 2 - 1 करें तो आंसर क्या आता है? 1। अब आप कहेंगे सर ये एक सब शेल का मतलब हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे, नहीं। L की वैल्यू 1 का मतलब है L की वैल्यू 0 भी है और L की वैल्यू 1 भी है, यानी कि S सब शेल भी मौजूद होगा और P सब शेल भी मौजूद होगा। बस यही आप लोगों ने गलती जिससे बचना है, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था। एक होता है नंबर ऑफ L वैल्यूज़ कितनी और एक होता है मैक्सिमम L वैल्यू कितनी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो L की वैल्यू I तो 1 है, लेकिन उससे पहले 0 का मतलब S भी होगा, 1 का मतलब P भी होगा। तो इसका मतलब इसमें 2 सब शेल्स होंगे। तो आंसर क्या बनेगा? अल्फा। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैंगनीज 25। तो बड़ा आसान सा सवाल है कि आपने 25 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ऑर्गन के जैसे 18 फिल होंगे और 4s में 2 बनते हैं और उसके बाद 3d में 5 बनते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था 4s इलेक्ट्रॉन लेकर हाई एनर्जी पे चला जाता है। तो 18 और ये 5 मिला लें 23 और ये 2 मिला लें तो 25 बनते हैं। तो बेटा एक्चुअली आपको पता है 4s हाई एनर्जी पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन्स लेने की बुनियाद पर। तो मैंगनीज की सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन जो है बनेगी डेल्टा। अगर आपसे कहता है Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया तो तुम्हें पता है फिर तुम लोगों ने ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो 3d 5 और 4s 0 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ Mn+
2 एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट एस सबशेल? एस सबशेल लास्ट है। अब मुझे बताया एल वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0, एल वैल्यू 0 होगी तो एन वैल्यू क्या होगी 1। लो जी एन वैल्यू 1 है और एल वैल्यू 0 है। अगर एल वैल्यू 0 तो एम वैल्यू भी 0, तो एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एल वैल्यू 0 होनी चाहिए, एम वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, और उसके साथ हमारे पास जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी वो स्पिन क्वांटम नंबर या +1/2 हो सकता है या माइनस। अब देखें what is the correct representation of the quantum numbers of for one electron in last s subshell? लास्ट एस सबशेल का मतलब है 7s। लास्ट सबसे आखिर वाला सबशेल क्या बनता है 7s, और अगर फर्स्ट सबशेल पूछता तो वो क्या बनता 1s। फर्स्ट सबशेल 1s है, लास्ट जो है वो 7s है। तो अब फैसला कर लो, अगर फर्स्ट सबशेल कहे तो फिर हमारे पास अल्फा ऑप्शन बन रही है, और अगर लास्ट कहे तो फिर हमारे पास देखें बी बन रही है -1/2 क्लॉकवाइज वाली और +1/2 एंटी क्लॉकवाइज वाली, क्योंकि आपको पता है एन की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी, एल की वैल्यू 0 होगी, एम की वैल्यू भी 0 होगी, और एस की वैल्यू +1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, डेल्टा ऑप्शन। इसमें कोई डाउट अब नहीं रहा, बहुत आसान सवाल आप लोगों के साथ मैंने तरीके से शेयर कर दिया। इसके बाद विच कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल इज इनकरेक्ट फॉर लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन? आपको पता है px में 1, py में 1, pz में 1 और तीनों की स्पिन क्या रहनी चाहिए सेम। तो इनकरेक्ट पूछी हुई है, तो बेटा देखिएगा ये इनकरेक्ट हमारे पास अल्फा है क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 छोड़ दिया और बाकी यहाँ पे ये आप लोगों के पास सेम स्पिन के साथ मौजूद है, ये भी आपके पास सेम स्पिन के साथ मौजूद है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए आपने ये स्पिन ऑपोजिट कर दी तो ये गलत क्यों नहीं हो सकती? तो बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन अगर करेक्ट की बेस पर है, क्वेश्चन अगर किसकी बेस पर है, करेक्ट की बेस पर है, तो डेफिनेटली करेक्ट हमारे पास 2 बन रही है, बीटा और चार्ली। अब अगर आप इनकरेक्ट की बेस पर देखें तो ये सबसे बड़ी इनकरेक्शन आपको नजर आ रही है कि px में 2 नहीं होने चाहिए, px में 1 होने चाहिए। तो यानी कि जो मोर इनकरेक्ट आपको नजर आ रही है ऑफ कोर्स वो अल्फा नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर देता तो बेटा बीटा भी करेक्ट होती, चार्ली भी करेक्ट, लेकिन दोनों में से आप प्रेफर किसको करते हैं? आप ऑफ कोर्स पहले नंबर पर जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है उसको प्रेफर करते हैं, जो आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन बन रही है। तो समझ आ गई बात की। अब इनकरेक्ट यहाँ पे शदीद वाली इनकरेक्ट अल्फा ऑप्शन बन रही है, डेल्टा भी हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भी इसकी स्पिन सेम होनी चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की बेस पर इस अल्फा ऑप्शन को प्रेफर किया जाएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आया था और ये नम्स के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको एज सच यहाँ पे इंक्लूड किया आप लोगों के लिए। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 4th शेल ऑफ एन एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? चौथा शेल है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने करना क्या है, 2, 8, 8 और उसके बाद 3, क्या ये करेंगे आप? या आपके पास पॉसिबिलिटी 2, 8, 18 एंड 3। अब देखते हैं कि हम लोग इसमें से कौन सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब आप लोग सबसे पहले देखो 4th शेल हो और आखिर में आखिरी जो है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? आखिरी शेल है चौथा, यानी कि K, L, M और N। अगर N में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास जो फिलिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, आप लोगों को पता है कि 2, 8, 8, 18, 18 एंड देन 32 फिलिंग होती है। ये आप लोगों को रूल मैंने बताया हुआ है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड देन 32। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और उसके बाद 32 आ जाते हैं हमारे पास। तो 2, 8, 8, 18, 18 एंड देन 32। तो फर्स्ट से सेकंड में जाते हुए एंड देन ऑनवर्ड थर्ड में जाते हुए। अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये पड़ी हुई है 2, 8, 8। अब आप कहेंगे सर बीटा ऑप्शन तो निकाल देंगे हम, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नन ऑफ दीज ऑप्शन भी निकल जाएगी। अब सर या अल्फा ऑप्शन बन रही है या चार्ली ऑप्शन बन रही है। अब आप लोग मुझे बताएं 21 वाला हमारे पास क्या होता है? स्कैंडियम। जिसको नहीं पता चल रहा था उसको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए। अब आपको पता है कि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 अभी आपके सामने क्लियर हो जाता है, 3s2, 3p6 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4s2, 3d1। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें
तो हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है यहाँ पे आप लोगों के पास देखिए 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो 21 वाला जो स्कैंडियम है उसके 4s के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जबकि उसने यहाँ पे कितना मेंशन किया हुआ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि हम ये 31 वाली ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। इसकी मैं आप लोगों को देखें, ये फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखो थर्ड शेल 3s और 3p ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को पता है ये 3d के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है स्कैंडियम का, ये भी तो थर्ड शेल के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 वाली ऑप्शन जो है वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 21 वाले एलिमेंट के मुताबिक आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहे, जब क्योंकि हमारे पास जो फोर्थ शेल है वो ये 4s2 के साथ शो कर रहा है। 3d थर्ड शेल का डी ऑर्बिटल है, फोर्थ का नहीं है। तो ये हमारे पास फोर्थ शेल नज़र आ रहा है जिसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। इसमें अल्फा ऑप्शन के ऊपर भी क्रॉस लगा दूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बनती है? चार्ली। आप लोगों के सामने देखें, मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये आप किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं? मैं आप लोगों के सामने इसको एलैबोरेट कर सकता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक देखेंगे तो 3d10 मुकम्मल हो चुका होगा, 3d10 मुकम्मल हो चुका होगा और उसके बाद 4s2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक 4p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो 4p का 1 और 4s का 1 कितने हो गए? 3। 3d के 10 और यहाँ पे 3p के 6 16 और 3s के 2 18। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे। ये 4s और 4p का वैलेंस शेल कंसिडर करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे और ये डेफिनेटली हमारे पास चार्ली ऑप्शन बन रही होगी क्वेश्चन नंबर 21 की। समझ आ गई बात की? मैंने अल्फा ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट किया कि अल्फा ऑप्शन के मुताबिक 4s में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। उसने बोला है कि चौथे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4p के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और p तब तक फील्ड नहीं होगा जब तक डी फील्ड नहीं होगा, और डी अगर फील्ड हो जाता है तो फिर थर्ड शेल में 8 नहीं होंगे 18 होंगे, क्योंकि डी के मिला करके 18 बनते हैं। पल्ले पड़ी है बात, मुश्किल सवाल था लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लाइटेस्ट नोबल गैस हैज़ विच सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड? एस हीलियम की बात हो रही है। नेक्स्ट, 3 quantum numbers are required to designate atomic orbital. Mark the incorrect statement about the quantum numbers. Principal, azimuthal, magnetic. Okay. Size of shell, number of subshells, number of atomic orbital. बिल्कुल ठीक। Number of electrons in a shell, number of electrons in a subshell. ये गलत नहीं हो गया वाला? 2 into 2l plus 1 फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अटोमिक ऑर्बिटल n स्क्वायर, ये भी गलत है। आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन सब कुछ ठीक था। चार्ली ऑप्शन में एक ये फार्मूला गलत है और एक ये n स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला गलत है। 24 क्वेश्चन, ऑल द एलिमेंट्स Rn CS बेरियम आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड ऑफ द periodic table. Which of the following is correct increasing order of the first ionization energy? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। आपको पता है सीजियम जो है वो सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा और रेडॉन नोबल गैस है वो सबसे हाई शो करेगा। तो सबसे पहले नंबर पर सीजियम होनी चाहिए, सबसे एंड पे रेडॉन होनी चाहिए और दरमियान में कहीं बेरियम धक्के खाता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ऑफकोर्स ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फा। आपको पता है कि अल्कली मेटल्स मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी शो करती हैं और नोबल गैसेस मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी शो करती हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 देखें, Which of the following element has greater second ionization energy? Greater second ionization energy, इनका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। px में 1, py में 1, ये मैंने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, और pz इसका खाली है। ऑक्सीजन के 2, 1 1, नाइट्रोजन का 1 1 1, फ्लोरीन का 1 2 3 4 और 1 5। ग्रेटर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। अब देखें, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरा निकालना हो तो स्टिल येट पार्शली फिल्ड होगा। अगर इसका हम 1 निकालते हैं तो उसके बाद हाफ फिल्ड हो जाता है ऑक्सीजन, और दूसरा अगर आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से निकालोगे तो डेफिनेटली हाफ फिल्ड क्या होगा हमारे पास? स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन प्लस जो है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बारी आती है तो उसके इस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में से रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ऑक्सीजन डेफिनेटली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई शो करेगा। तो ये थी हमारे पास एक कांटेदार किस्म के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस वीडियो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने
डिस्कस किए, बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चंस दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों का पेपर, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी करें और सिंपल क्वेश्चन भी करें ताकि आप लोग हरफन मौला बने एंड 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट पूरा करें। मेरी तरफ से ढेर सारी एफर्ट्स और दुआएं आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।